and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की, लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन में यहाँ पर आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि अब क्या मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता हूँ, तो जी हाँ, आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की IAS, UPSC, MPPSC की तैयारी कर सकते हैं। और इसी के लिए राउज अकेडमी लेकर आया है 1 महीने का फ्री करियर काउंसलिंग बैच, जिसके लिए आप 10 जून से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है बैच, सो दैट आपको एक गाइडलाइन मिले कि कैसे आप 10वीं 12वीं के बाद अपनी ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी कि आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स क्या हैं। और हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिमाल के बारे में। 31 killed as rain landslide wreak havoc in the नॉर्थ ईस्ट। और ये सारा का सारा किया धरा आपको देखने मिल रहा है साइक्लोन रिमाल का, जो कि यहाँ पर अभी तक की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग आपको ये देखने मिल जाएगा। और ये बात बोल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, स्टॉर्म्स और रेनफॉल इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि साइक्लोन रिमाल के कारण आपको देखने मिल रहा है। और रिसेंटली इसकी वजह से 31 लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो वर्स्ट अफेक्ट हुआ है, जहाँ पर 27 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा अनसर्टिनिटी है इस नंबर्स में। अगर आप देखेंगे तो असम के बाद ये धीरे धीरे कामरूप, ठीक है, और मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये पूरा का पूरा पहुंच चुका है। इसी के अलावा हिमालयन स्टेट्स की अगर हम बात करें, जनजातीय हिल्स की अगर हम बात करें, जयंतिया हिल्स की बात करें, तो वो भी यहाँ पर उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फर्टिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए, तो चूंकि हम रिमाल के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम समझेंगे कि आखिर लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं। देखिए, लैंडस्लाइड्स की जब हम बात करते हैं तो ये तब होती हैं जब ग्रेविटी की वजह से एक पुल आपको देखने मिलता है, जब भी अत्यधिक बहुत ज़्यादा वजन के कारण या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मटेरियल्स की देखने के लिए मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्लोपीनेस क्रिएट करती है। और ये मटेरियल यहाँ पर यूजुअली रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले से बने होते हैं। और जब स्लोप यहाँ पर फेल करता है तो आपको लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो नेचुरल कारण क्या हो सकते हैं, तो अर्थक्वेक, ग्राउंड शेकिंग की वजह से, या फिर रेनफॉल, जब भी हैवी रेनफॉल होती है तो यहाँ पर वेट ऐड हो जाता है इन स्लोप्स में, और इसी के कारण ग्रेविटी पुल की वजह से इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो आप देखिए वो ऑलरेडी एक माउंटेनियस रीजन का पार्ट है, विच मीन स्लोप्स आपको यहाँ पर अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। और हैवी रेनफॉल यहाँ पर सैंड, सिल्ट, क्ले में एक वेट एडिशन कर देती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम पानी के रोल की बात करें तो पानी यहाँ पर इरोजन भी कर देता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर्स भी यहाँ पर डिजोल्व कर देते हैं रॉक्स को, जो आपको नीचे देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो एक स्ट्रेंथ है, जो एक स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, पेड़ बहुत अच्छा काम करते हैं, फॉरेस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को और बाकी चीज़ों को होल्ड करते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ हम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्लोप, मिट्टी यहाँ पर वीक हो चुकी है। अलॉन्ग विद दैट माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे बॉम्बिंग करना, ब्लास्टिंग करना, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और ये ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भारत के नदर्न सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में प्रोन है, हिमालयन रीजन का पार्ट बना हुआ है, और इसी की वजह से लैंडस्लाइड आपको लगातार देखने के लिए मिलती है। भारत में अगर हम बात करें तो इंडिया की 12% टेरिटरी लैंडस्लाइड प्रोन यहाँ पर मानी जाती है। और भारत में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा डिजास्टर की वजह से डेथ होती हैं, 3rd नंबर पे आपको लैंडस्लाइड्स ही देखने के लिए मिलती हैं। वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की बात करें, अराकन माउंटेन बेल्ट बात करें, वेस्टर्न घाट और मेघालयन प्लेट्यूज की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है लैंडस्लाइड के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम्स जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए हुए हैं। साथ ही लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया भी रिलीज किया हुआ है, सो दैट लोगों को पता चल सके कि कौन से एरिया में इस समय लैंडस्लाइड की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात कर रहे हैं ये जो पूरा का पूरा ये न्यूज़ है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई प्लैनेट्स फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। ये एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व कर रही है कि ग्रेविटी का रोल क्या है जो कि मोल्ड कर देती है सेलेस्टियल बॉडी को इन दी स्फीयर ड्यू टू इट्स इक्वल फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो ग्रेविटी है ये चारों तरफ से एक जैसा डायरेक्शन लगा रही है, इसीलिए आपको कोई भी चीज़ जो प्लैनेट्स यूजुअली आपको सेलेस्टियल बॉडीज आपको देखने मिल रही हैं ये स्फीयर शेप के हो जाते हैं, और जो इन्फ्लुएंस है रोटेशनल फोर्स का वो कहीं ना कहीं एक ऑब्लेट स्फेरॉइड क्रिएट कर देता है रादर देन दी परफेक्ट स्फीयर। आपने देखा होगा अर्थ के शेप को भी हम यूजुअली बोलते हैं कि अर्थ का अपना एक शेप है जो कि जियोइड है, ठीक है। ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है बल्कि ये स्फेरॉइड है। स्फेरॉइड ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक अपना शेप है जहाँ पर अर्थ रोटेशन भी कर रही है या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अपने पाथ पर यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल फोर्स भी उसके ऊपर लग रही है, और साथ यहाँ पर ग्रेविटी चारों डायरेक्शन में उस पर एक इक्वल फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट कर देती है जिसकी वजह से इनका एक ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप आ जाता है रादर देन दी परफेक्ट स्फीयर शेप। सो प्लैनेट्स यूजुअली स्फेरिकल होते हैं, प्राइमरी उसका कारण है ग्रेविटी पुल्स करती है उन सारे मैटर्स को सेंटर की तरफ। रिजल्ट क्या होता है, जो शेप होता है जहां पर सारे सरफेस पॉइंट्स एक इक्विसिडेंट कंडीशन में आ जाते हैं फ्रॉम दी सेंटर। मतलब अगर ये सेंटर है तो इस तरीके से ग्रेविटी यहाँ पर चारों दिशाओं में काम करती है बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, और इसी के कारण एक आपको स्फीयर शेप देखने मिलता है। स्फीयर की बात करें एक ज्योमेट्रिकली एफिशिएंट है बिकॉज इट हैज़ द लोएस्ट सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट या 3 डायमेंशनल शेप क्रिएट कर देता है। अगर सेलेस्टियल बॉडीज का शेप होता अदर देन स्फेरिकल सो ग्रेविटी इवेंचुअली उसे मोल्ड करके वापस से स्फीयर में क्रिएट कर देती, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर की तरफ चारों दिशाओं से एक जैसा फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करती है। सो स्मॉल बॉडीज की बात करें जैसे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड ह्यूमंस, दे डू नॉट फॉर्म स्फीयर बिकॉज यहाँ पर कारण समझिए लोअर मास मीन्स ग्रेविटी कम है यहाँ पर, और लेस एबल टू ओवरकम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देयर एटम्स, और इसी की वजह से अगर आप छोटी बॉडीज़ की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, एस्टेरॉइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर शेप स्फीयर नहीं होता। भाई हम स्टार्स एंड प्लैनेट्स की बात करें तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है बट एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्लेट स्फेरॉइड आपको देखने मिल जाएगा, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं स्लाइटली फ्लैट है अपने पोल से। आपको पता है जब हम अर्थ के शेप की बात करते हैं ना तो हम कुछ इस तरीके का शेप अर्थ का डिज़ाइन करते हैं, वो कि कुछ इस तरीके से है कि जो उसका सरफेस है ये थोड़ा सा फ्लैट है और यहाँ से आपको एक बल्ज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो इक्वेटर की तरफ बल्ज आपको देखने मिल जाएगा स्टार्स और प्लैनेट में, और जो ऊपर का एरिया है वो कैसा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा चपटा देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये जो ऑब्लेट शेप है रिजल्ट होता है आपको पता है रोटेशनल फोर्सेस के कारण, क्योंकि यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, ठीक है। दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कहाँ से कहाँ की लग रहा है, बाय स्पिनिंग पुशेस मास आउटवर्ड द इक्वेटर, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर लग रही है। तो एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ लग रही है। सो ड्यू टू दिस बल्जिंग जो ग्रेविटी है ये कम हो जाती है इक्वेटोरियल की तरफ, क्योंकि इक्वेटर पे मास यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, और चूंकि पोल्स यहाँ पर नज़दीक हो जाते हैं सेंटर पॉइंट के, इसीलिए ये आपको स्ट्रॉन्गर देखने मिलते हैं और थोड़े से ये यहाँ पर आपको पतले होते हुए या फिर एक थिन शीट की तरफ देखने के मिलते हैं। ऑन द अर्थ दिस वेरिएशन इज ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दोस फॉल स्लाइटली फास्टर एट द पोल्स कंपेयर टू द इक्वेटर, विच मीन्स अगर आप पोल्स पे खड़े होकर एक बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आके गिरेगी कम समय में, लेकिन वहीं अगर आप एक बॉल को इक्वेटर पे खड़े होकर फेंकेंगे तो उसके गिरने का जो टाइम है अगर आप सेम स्पीड से भी फेंकेंगे तो वो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। कारण क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो पोल्स है वो आपके सेंटर ऑफ द अर्थ से ज़्यादा नज़दीक होते हैं और यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा देखने मिल जाती है, बिकॉज ऑफ द बल्ज शेप, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फेस। जो अर्थ का इक्वेटोरियल रीजन है विच मीन्स दिस वन, यहाँ पर आपको क्या देखने मिल जाएगा, ग्रेविटी कमज़ोर देखने के लिए मिल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
चलिए बात करते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है पैलेस्टीनियंस यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप। इजराइल का यहाँ पर इजराइल गाजा वॉर आपको लगातार देखने मिल रहा है। बहुत सारे एथिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और एक और डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट जो यहाँ पर है वो है कि क्या पैलेस्टीन को रिन्यू करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन यूनाइटेड नेशन मेंबर बनने के लिए। इसी के बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आइरोनिकली अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टक है, बिकॉज जियो पॉलिटिकल कैलकुलेशन की अगर बात करें आप यूएस की, विच आर्ग्यू की जो मेंबरशिप है दैट शुड बी फॉलोड एंड नॉट प्रोसीड a negotiation solution to the long standing conflict. So this is not for the very first time जब पैलेस्टीन ने यहाँ पर अटैम्प्ट किया है यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए, बल्कि 2011 में भी यहाँ पर पैलेस्टीन ने कोशिश करी थी। इसने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमें मेंबर बना लीजिए, बट यहाँ पर वीटो कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इन दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसी के बाद से पैलेस्टीन एंजॉय कर रहा है केवल और केवल नॉन मेंबर ऑब्जर्वेंट का स्टेटस, क्योंकि यूएस यहाँ पर इसको वीटो कर देता है। इस साल भी अगर हम बात करें अप्रैल में, आफ्टर द यूएनएससी फेल टू एग्री पैलेस्टीनियन रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर लोन वीटो कास्ट कर दिया गया था यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। सो ऐसे में जो परमानेंट मेंबर बनने की इनकी एक चाहत थी, जो इनकी एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने की या मान्यता मिलने की चाहत थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। क्योंकि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है, परमानेंट मेंबर, वो यूएस है और उसके पास वीटो की ताकत है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चाइना वीटो का इस्तेमाल करता है जब भी भारत बात करता है कश्मीर के मुद्दे के बारे में। वहीं अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टैप किया और इन्होंने सपोर्ट किया पैलेस्टीनियन एप्लीकेशन को। रिसेंट मई 10 में यूएनजीए ने एक ओवरवेलमिंगली अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन और अफर्म किया कि देखिए पैलेस्टीन एलिजिबल है फुल मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन का। और उन्होंने अर्ज किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी यहाँ पर इस रिक्वेस्ट के बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इन नॉर्म्स की बात करें कि क्या क्राइटेरिया है, तो पहली चीज़ समझिए, यूनाइटेड चार्टर यहाँ पर स्टिपुलेट कर रहा है कि जो भी मेंबरशिप सीकर हैं वो यहाँ पर पीस लविंग होने चाहिए और कैपेबल होने चाहिए कि वो सारे ऑब्लिगेशंस को यहाँ पर फुलफिल करें जो भी चार्टर में दिए गए हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल वीटो पावर की बात करें जो कि P5 के पास हमें देखने के लिए मिलती है, सो ये P5 यहाँ पर यूएनएससी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे एंजॉय द वीटो पावर। और ऐसे में एक डिसीजिव रोल होता है जो इनके पास आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोल्ड वॉर के समय भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक डेडलॉक क्रिएट करा था मल्टीपल मेंबर एप्लीकेशन पर। वर्ल्ड कोर्ट रूल 1948 की अगर हम बात करें तो यूएनएससी ने रिकमेंड किया कि अगर नेसेसरी है यूएनजीए के लिए मेंबरशिप को अप्रूव करना तो वो एक प्रेसिडेंट लाएंगे और उसके तहत वो ऐसा काम कर सकते हैं। अब अगर हम भाई इंडिया की अप्रोच की बात करें या ग्लोबल कंपैरिजन देखें कि किस तरीके से काम चल रहा है, तो देखिए मंगोलिया का केस हमें यहाँ पर देखना होगा जिसकी मेंबरशिप एप्लीकेशन को सिमिलरली इंस्टॉल किया गया था, बट इवेंचुअली 1961 में एक्सेप्ट कर लिया गया था जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर इंटरवीन किया। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो कि पैरेलल थी पैलेस्टीन की सिचुएशन के जैसी। इंडिया ने भी सपोर्ट किया है पैलेस्टीन की मेंबरशिप को, उसकी बिड को यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर वोट दिया है कि येस वी सपोर्ट, और कंसिस्टेंट विद इट्स हिस्टोरिकल स्टांस सपोर्ट करता आ रहा है इंडिया इसकी एप्लीकेशन को। सो वी हैव टू सी की कंडीशन क्या होगी। ये जो पोजीशन है ये कहीं ना कहीं अलाइन हो रही है विद इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप इशूड, जो कि कभी ना कभी हमें एविडेंस देखने मिल जाते हैं बाय इट्स सपोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड चाइनाज एडमिशन डिस्पाइट बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि चैलेंजेस हैं बाईपास करते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अगर हम पैलेस्टीनियन मेंबरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट लाना होगा, जिसकी वजह से जो ताइवान का इशू है वो भी यहाँ पर हाईलाइट होगा, क्योंकि ताइवान भी एप्लीकेशन दे रहा है, हमें भी मान्यता दीजिए। कॉस्मोस पोटेंशियल एप्लीकेशन भी यहाँ पर हिंडर हो सकती है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रशिया और चाइना जैसी पावर्स भी यहाँ पर क्वेश्चन रेज करने लगेंगी कि नाउ व्हाई यू आर डूइंग दिस। ठीक है, जब ताइवान का इशू यहाँ पर है तो ताइवान की एप्लीकेशन आपने अगर एक्सेप्ट कर ली तो चाइना दुखी हो जाएगा। कॉस्मोस की पोटेंशियल एप्लीकेशन अगर यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली तो रशिया यहाँ पर दुखी हो जाएगा। तो एक बहुत ही कॉशियस स्टेप लेकर यहाँ आगे बढ़ना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो एक लेस
लाइक सिनेरियो है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं देखिए इसके बाद भी अपना उसका एक इन्फ्लुएंस है, एक कहीं ना कहीं उसका एक एक्शन है जो कि इस कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। सो वी हैव टू सी कि क्या डिप्लोमेटिक कंडीशन होगी, क्या पैलेस्टीन का इशू होगा और किस तरीके से चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए हम बात करने वाले हैं रिसेंटली एक डेडली इंसिडेंट की जो कि गेमिंग सेंटर राजकोट गुजरात में हुआ, जिसकी वजह से 32 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। और फिर से एक बात यहाँ पर फोकस में आई है कि क्या सेफ्टी या पब्लिक बिल्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं, वेन्यूज़ की बात करते हैं, तो क्या भारत में इन सारे नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, और एल्स वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ आर पीपल। ऐसे में जब यहाँ पर 2 इंक्वायरीज की गई और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम यहाँ पर बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT को यहाँ पर बना दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चली कि ये जो अम्यूज़मेंट पार्क था ये बिना परमिशन के यहाँ पर काम कर रहा था। आप सभी को याद होगा 25 मई की बात है, 7 बच्चे इस फायर में, इसके पहले भी अगर आपको याद है तो एक विवेक विहार दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी 7 बच्चों की डेथ हो गई थी जलने के कारण। इसी के बाद आप देखेंगे तो अलग अलग इंसिडेंट न्यू बेबी बॉर्न केयर हॉस्पिटल्स या फिर दूसरी जगह पर भी सिमिलर इंसिडेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल आ जाता है कि भाई इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है। तो इंडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंक्लूड करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि मैंडेट करता है कि एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को बनाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंटेशन किया गया नेशनल बिल्डिंग कोड, ताकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को क्रूशली लेकर आया जा सके और फायर इंसिडेंट को भारत में रोका जा सके। रेगुलर फायर सेफ्टी ऑडिट्स किए जाएंगे, इंस्पेक्शन किए जाएंगे पब्लिक बिल्डिंग्स के, कमर्शियल बिल्डिंग्स के, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, और ये देखा जाएगा कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर है या नहीं है, स्मोक डिटेक्टर है या नहीं है, फायर अलार्म्स की कंडीशन क्या है, और क्या यहाँ पर सेफ एग्जिट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं या फिर नहीं। अलॉन्ग विद दैट इसी के साथ पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फायर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाना, लोगों को ट्रेनिंग देना कि पब्लिक स्पेशली स्कूल कॉलेज या ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा पब्लिक एरिया से कवर है, लोगों को ये बताया ना कि अगर कभी आग लग जाती है तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इवैक्यूएशन के प्रोसीजर्स क्या होंगे, या फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। अलॉन्ग विद दैट हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम मॉडर्न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जैसे एरियल लैडर्स की यहाँ पर इस्तेमाल करें, ठीक है, जिनकी हाई कैपेसिटी वाटर टेंडर्स का इस्तेमाल करें, जो कि हमारी फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देंगे। अलॉन्ग विद दैट जब भी अर्बन प्लानिंग की जा रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो कि फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल हो। एक एस्केप रूट यहाँ पर बनाया जाए बिल्डिंग्स में, ताकि कम से कम दुर्घटनाएं यहाँ पर हो सके। अलॉन्ग विद दैट एक ऐसा कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करना है फायर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के बीच में या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के बीच में, ताकि इफेक्टिव रिस्पॉन्स किया जा सके। चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होना ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किया जाए, सो दैट यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर ना किया जा सके। इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हमें उतने ही देखने मिल रहे हैं। प्लानिंग नहीं है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, इनएडुकेट इन्फोर्समेंट और सेफ्टी नॉर्म्स आपको देखने मिल रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एक यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन नहीं, और अगर लेजिस्लेशन है तभी भी करप्शन आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर की देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर केवल कुछ पैसों के बदले में लोगों की जान से खेल जाते हैं, राइट। चलिए आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और आज हम बात करेंगे लोकेशन इन द न्यूज़ में ग्रेट पिरामिड ऑफ गाज़ा की। एक रिसेंट डिस्कवरी की गई है ऑफ अ मिस्टीरियस स्ट्रक्चर बरीड बीनीथ द सैंड नियर द आइकॉनिक ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दैट माइट लाइकली चेंज द वे वी परसीव दीज एंशिएंट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है ये क्या है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ास की बात करें, इन्हें ही हम ग्रेट पिरामिड या ग्रेट पिरामिड ऑफ कुफू के नाम से भी जानते हैं, जो कि एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड के बारे में आपको बात करते हैं। ये लार्जेस्ट ऑफ 3 पिरामिड ऑफ गीज़ा हैं।
लोकेशन की बात करें तो गीज़ा प्लेट्यू में, जो कि वेस्ट ऑफ नाइल नदी से 5 माइल्स की दूरी पर आपको कायरो सिटी इजिप्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करें तो इसको बिल्ड किया गया है कूफू के द्वारा, जो सेकंड किंग है इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के अराउंड 2575 से लेकर 2465 बीसी के आसपास। आपको पता है जब भी हम इजिप्ट की बात कर रहे हैं, मिस्र की सभ्यता कंटेम्प्रेरी आपको देखने मिल जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसे 2580 बीसी में बनाना चालू किया गया था, शॉर्टली व्हेन आफ्टर कूफू बिकम द फेरो, और इसके बाद इसे कंप्लीट कर दिया गया था 2560 बीसी में। Until the Eiffel Tower was completed in Paris, France 1889, जो ग्रेट पिरामिड है गीज़ा के, इसको टॉलेस्ट स्ट्रक्चर माना जा रहा था जिसे किसी भी ह्यूमन हैंड ने इस दुनिया में यहाँ पर बनाया है, जो कि आज से अभी नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं 3000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। इस पिरामिड की बात करें तो इसे पहली बार एक्सकवेट किया गया मॉडर्न टेक्निक और साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा 1880 में बाय सर विलियम मैथ्यू फ्लिंडर पैट्रीज के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। बात करें तो दीज आर द 4th डायनेस्टी पिरामिड्स की जिन्हें इरेक्ट किया गया है रॉक प्लेट्यूज के फॉर्म में आपको देखने मिल रहे हैं नाइल नदी के पास। जो पिरामिड हैं कूफू, काफ्रे और मेनकुरो, ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 डेजिग्नेशन है पिरामिड्स की जो आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम बात करें तो नदर्न मोस्ट और ओल्डेस्ट पिरामिड का जो ग्रुप है इसको बिल्ड किया गया है कुफू के द्वारा, जो कि 4th डायनेस्टी से संबंधित रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें मिडिल पिरामिड की तो इन्हें काफ्रे डायनेस्टीज के द्वारा बिलोंग किया गया है, जो कि 4th ऑफ द 8th किंग ऑफ द 4th डायनेस्टी से हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें सदर्न मोस्ट पिरामिड की, जो कि लास्ट पिरामिड है और जिसे मेन काउरी के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अलॉन्ग विद दैट यू विल रिमेंबर दैट पिरामिड ऑफ गीज़ास लास्ट रिमेनिंग इज इन द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में भी काउंट किए जाते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। देखिए, जनरल इलेक्शन 2024 इज ऑलमोस्ट नियरिंग इन द एंड, और यहाँ पर येट व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड द अनाउंसमेंट फॉर द इलेक्शन इन मार्च, एक लॉन्ग वीडियो टेलीविजन और प्रोपोगेशन आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल गया कि एब्सेंस जो है ना साइंस लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की, वो यहाँ पर गायब है। ये स्मॉल आपको देखने के लिए मिल रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्यों? अगर आप बात करेंगे तो एवरीडे लाइफ में इंडिया कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर देता है डीफ को एंड हार्ड ऑफ हियरिंग सिटीजन्स को। इंडिया जहाँ पर एक तरफ बात कर रहा है कि हम इक्विटी की बात करेंगे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में या राइट्स की बात करेंगे, बट दे कैन नॉट सक्सीड अगर वो यहाँ पर एबलिस्ट बैरियर्स जो है, अगर वो DHH विच इज़ दी डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग्स को यहाँ पर एक्सक्लूड करते चलेंगे। अगर आप नेशनल प्रोग्राम्स की भी बात करेंगे तो साइन लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लोगों के लिए। इंडिया का सोसाइटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क की बात करें जो कि इसे लगातार इग्नोर करता आ रहा है, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो साइन लैंग्वेज वर्सेस ओरलिज्म की अगर बात करें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रीडोमिनेंटली एम्प्लॉय करता है ओरलिज्म, जहाँ पर एम्फसाइज किया जाता है कि डीफ्स को पढ़ाया जाएगा, इंडिविजुअल्स को पढ़ाया जाएगा टू यूज़ देयर वॉइस एंड लिप रीडर रादर देन दी साइन लैंग्वेजेस। तो ये तो हो गया ओरलिज्म। ये अप्रोच क्रिटिसाइज की जाती है क्योंकि इसका परप्यूटेशन या फिर सोशल आइसोलेशन हमें देखने मिलता है, और कहीं ना कहीं जब बैरियर की बात कर रहे हैं, हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं DHH इंडिविजुअल के लिए, तो ये सबसे बड़ा बैरियर भी है। वहीं अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी काम करता है, लिंग्विस्टिक डिप्रीवेशन से भी लोगों को दूर करता है। 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है देयर नेशनल साइन लैंग्वेज लीगली, ताकि प्रमोट किया जा सके एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन जो डीफ चिल्ड्रंस है उनका। ऐसे में डिस्पाइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, क्वालिटी फॉर लाइफ फॉर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग्स, इंडिविजुअल्स को अभी भी ओवरलुक किया जाता है। ऐसे में इंडियन साइन लैंग्वेज इज़ नॉट इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि कहीं पर रिकॉग्निशन नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह दर्जा नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से दूर हो जाते हैं, उन्हें लिंग्विस्टिक एक्सेस नहीं मिल पाता है जस्ट बिकॉज they cannot express themselves. So access to healthcare limit
कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा इंटरप्रिटेटर्स नहीं है, एक्सरबेटिंग डिस्पैरिटीज़ आपको देखने मिलेंगी मेंटल हेल्थ केयर में। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रीडोमिनेंटली फॉलो करता है ओरलिज्म को और निगलेक्ट कर देता है साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल को। सो इन visibility of deaf in India is evident, is their exclusion from the everyday aspect। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, टीवी शोज़ की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 5 मिलियन हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल हमारे यहाँ हैं, बट एस्टीमेट अगर बात करें तो इससे भी ज़्यादा आपको नंबर देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम डायरेक्टली आपको होता हुआ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। इसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिकॉग्नाइज किया जाए इंडियन साइन लैंग्वेज को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज और इसको इंटीग्रेट किया जाए एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, ताकि जितने भी लोग हैं जो DHH इंडिविजुअल हैं उन्हें साथ ही साथ ये इंडियन साइन लैंग्वेज तो सिखाई जा सके, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट के स्तर भी बढ़ सकेंगे, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्तर भी आपको देखने के लिए मिल पाएंगे। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन, आज हमारे पास है माउंटेन्स की सीरीज़, जो कि यहाँ पर आपको अलग अलग फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप के साथ हम बात करने वाले हैं। आपको अलग अलग डिवीजन देखने मिल जाएंगे, वेस्टर्न अपलैंड। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पर RAWSacademy.in पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रीड अबाउट दीज माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप इन डिटेल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो एक PYQ आपके सामने है एज यूजुअल कि डिजिटल इनिशिएटिव इंडिया में किस तरीके से काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को इन्हांस करने के लिए। और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास, एनालाइज द सिस्टमैटिक चैलेंज फेस्ड बाय द DHH सिटीजन्स इन इंडिया focusing on education, healthcare and social inclusion and suggest policy intervention to address these disparities। आपको करना क्या है, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates। Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box। Thank you and see you soon।